सीधा रुख करते हैं सुल्तानपुर का, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। आपकी इस लाखों लाखों की भीड़ में उन सबकी भी भीड़ को मिला लिया जाए तो भी आपकी अकेले ही इस रैली की भीड़ उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ेगी। और अब इस चुनाव में बीएसपी की सीटें भी उसी के ही हिसाब से यहां आने वाली भी हैं। इसके साथ ही यहां मैं खासकर सपा सरकार के चाल, चरित्र, नीति व नियत आदि के बारे में ये कहना चाहूंगी कि यदि सपा सरकार ने यहाँ बिना पक्षपात के ही आपके इन दोनों जिले के लिए सही मायने में विकास के कार्य किए होते और साथ ही यहाँ बलात्कारियों व अपराधियों पर भी सख्ती से कार्रवाई की होती तो तब फिर यहाँ बार बार आपके इस क्षेत्र में सपा के मुखिया को आना नहीं पड़ता और ना ही यहाँ आकर इनको अपनी कई चुनावी जनसभाएं भी करनी पड़ती। और वैसे भी आपके इस क्षेत्र में इनके अपने खुद के एक एमएलए पर बलात्कार व हत्या के गंभीर लग रहे आरोपों से तो अब इस चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी को खासकर महिलाओं का तो एक भी वोट मिलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी को यहाँ महिलाओं का एक भी वोट मिलने वाला नहीं है, जिसके खिलाफ इस सरकार ने अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसकी भी सजा इस क्षेत्र की जनता इस चुनाव में इनको जरूर देगी। और अब चाहे बार बार यहाँ आकर सपा सरकार का मुखिया खट्टर के भी कितने ही गुणगान आदि क्यों ना करता रहे और साथ ही हमारी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह का भी फ्री में ही कितना भी प्रचार क्यों ना करता रहे, तो भी अब प्रदेश की जनता इनकी इस किस्म की बचकानी हरकतों के बहकावे में कतई भी आने वाली नहीं है। अर्थात अब इस चुनाव में इनके इन सब कारनामों की सजा अकेले यहाँ आपके इस क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इनको ब्याज सहित जरूर देगी। और अब इनका मैनेज किया गया मीडिया व इनके कुछ चहेते अधिकारी भी मिलकर इस चुनाव में यहाँ इनको किसी भी कीमत पर जीत हासिल नहीं करा पाएंगे। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने खुद के व प्रदेश के हित में भी अपना वोट यहाँ सपा, कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। हालांकि इन विरोधी पार्टियों में से खासकर सपा व बीजेपी के बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सपा के लगभग 5 वर्षों के और केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3.25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यहाँ इन दोनों ही सरकारों की गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अभी तक भी अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और वहीं दूसरी तरफ
सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, जिसके साथ अब कांग्रेस पार्टी भी यहाँ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। जिस समाजवादी पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ प्रदेश की आम जनता को ये तय करना है कि क्या वे सपा व कांग्रेस गठबंधन के ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देंगे या फिर इसके स्थान पर इन सभी तत्वों का सफाया करके यहाँ हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। और अब इसका सही फैसला आपको व प्रदेश की आम जनता को इस चुनाव में ही करना होगा। और वैसे भी इस बारे में लोगों के सामने सच्चाई यही है कि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है, जिसकी खास वजह से ही यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही होती रही हैं। और यही मुख्य कारण है कि सरकार के चलते यहाँ प्रदेश में हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा है। इसके साथ ही विकास के कार्य भी अधिकांश यहाँ आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है, जबकि इसी अपार धन को यहाँ गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा इस सपा सरकार ने विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं, तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चालाकी से केवल उनका नाम बदलकर ही चलाया हुआ है, जिसमें इनकी समाजवादी पेंशन योजना खास है, जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही इस सपा सरकार में प्रदेश के अधिकांश सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी हालत यहाँ हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी रही है, जबकि सरकारी अधिकारी तो यहाँ थोक के भाव में ही बदलते रहे हैं। अर्थात इनकी सरकार में काम कम और अपराध ज्यादा ही बोलता रहा है। और यदि वास्तव में इनका काम बोलता होता तो फिर यहाँ सपा के मुखिया को एक दिन में 7 जनसभाएं करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हालांकि इस चुनाव में सपा के बारे में यह बात भी सर्वविदित है कि सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व इनके खेमे के लोग इस चुनाव में
अंदर अंदर अखिलेश वे इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। और इससे ये स्वाभाविक ही है कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी पूरी कोशिश करेंगे, अर्थात जिताने की नहीं। यहाँ अपना आशीर्वाद देने का पूरा मन बना लिया है, जिससे दुखी होकर अब बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज बुंदेलखंड में अपनी उरई की चुनावी जनसभा में बीएसपी व बीएसपी की सर्वोच्च नेता के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे और बीएसपी की परिभाषा क्या बता रहे थे। इतने दुखी हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी के बढ़ते हुए जनाधार को देखकर इतने दुखी हैं कि अब वो बीएसपी की परिभाषा गलत तरीके से बताकर तो लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज उन्होंने अपनी चुनावी जनसभा में बीएसपी की परिभाषा क्या बताई, क्योंकि जुमलेबाजी करने में वो माहिर है। लेकिन जब इनको जुमलेबाजी का जवाब जैसे को तैसे मिलेगा तो जुमलेबाजी करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भूल जाएंगे। और आज मुझे मजबूर होकर उनके ऊपर जुमलेबाजी करनी पड़ रही है। लेकिन मैं जुमलेबाजी करूं, लेकिन उससे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये बताना चाहती हूं कि आज इन्होंने बुंदेलखंड की उरई की रैली में तो बहुजन समाज पार्टी की जो परिभाषा बताई है, बीएसपी की जो परिभाषा बताई है, बहन जी संपत्ति पार्टी ये बताई है। लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी बाद में है, मूवमेंट पहले है। मैंने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से खास तौर से पूरे देश में दलित व कमजोर वर्गों के लोगों को, उपेक्षित वर्गों के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, गरीबों को मैंने अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। मैंने कोई अपनी घर गृहस्थी नहीं बनाई है। मैंने नरेंद्र मोदी की तरह शादी करके, क्योंकि उन्होंने शादी की थी अपनी औरत को, बाद में छोड़ दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने शादी नहीं की, अपनी पूरी जिंदगी मैंने इस देश के जो दलित, शोषित, गरीब, पिछड़े व अल्पसंख्यक समाज में से जो खासकर मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। और इतना ही नहीं, मेरे इस समर्पण की वजह से आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में खासकर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो मुझे केवल नेता नहीं मानते हैं, अपनी बहुत बड़ी धरोहर, अपनी मूवमेंट की बहुत बड़ी संपत्ति भी मानते हैं। शायद उनको मालूम नहीं है। वो तो बहुजन समाज पार्टी को बहन जी संपत्ति पार्टी कहकर वो उसको गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन शायद उनको मालूम नहीं है कि पूरे देश में जो दबे कुचले लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, वो अपनी बहन जी को बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी संपत्ति मानते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने दबे कुचले समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। लेकिन इन्होंने आज जो ये परिभाषा जो इन्होंने बताई है बीएसपी की, मैंने बताया कि जुमलेबाजी करने में यदि वो माहिर हैं
वो एक कदम आगे हैं तो दलित की बेटी फिर उनसे पीछे नहीं है, 2 कदम आगे है। और आप लोगों को ये मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित, और मोदी का मतलब होता है मैन। ही इज नेगेटिव दलित मैन। यानी कि वो दलित विरोधी आदमी है। इसके तो नाम से ही, जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके नाम में ही जुड़ा हुआ है ये कि ही इज नेगेटिव दलित मैन। वो दलित विरोधी आदमी है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। फिर मैं बताती हूँ, नरेंद्र का मतलब है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब है दलित, और मोदी का मतलब है मैन। नेगेटिव दलित मैन, ये दलित विरोधी आदमी है। अपने देश का जो प्रधानमंत्री है वो नेगेटिव दलित मैन है, दलित विरोधी आदमी है। इसके नाम से ही जाहिर हो जाता है कि ये दलित विरोधी आदमी है, नेगेटिव दलित मैन है। और इतना ही नहीं, तो इस नेगेटिव दलित मैन को ये अच्छा नहीं लगता है कि पूरे देश के जो दबे कुचले लोग हैं, अपनी मेहनत की कमाई में से थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके अपनी मूवमेंट को आगे चलाएं। इनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग जो मूवमेंट है, बीजेपी एंड कंपनी के लोग अपनी मूवमेंट को कैसे चलाते हैं? बड़े बड़े धन्ना सेठ और पूंजीपतियों से पैसा लेकर चलाते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो आप लोगों का शोषण करके उनको और ज्यादा माला माल और धनवान बनाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से पैसा लेकर अपनी मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाती है, चलाती नहीं है। जो पूरे देश में जो दबे कुचले लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, तो उनकी मेहनत कमाई के पैसे से थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके तब अपनी मूवमेंट को चलाती है, ये आप लोगों को मालूम है। और बीएसपी की मेंबरशिप के जरिए आप लोगों को ये भी मालूम है कि आज से लगभग 3 महीने पहले, इनके नोटबंदी के फैसले से पहले ही, तो जब पूरे देश के अंदर बीएसपी का मेंबरशिप अभियान चल रहा था, उस समय 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी। पूरे देश में बीएसपी का मेंबरशिप अभियान चल रहा था। लेकिन जब नवंबर के महीने में इन्होंने नोटबंदी के तहत 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगा दी, तो पूरे देश के अंदर दबे कुचले लोगों ने कहा कि बहन जी, हम तो दिल्ली में पैसा लाने की वजह से हमने जो छोटा छोटा धन इकट्ठा किया है, हमने रेल में, हवाई जहाज में लाने में दिक्कत ना जाए, हमने इस पैसे को 500 और 1000 रुपए में करा लिया है। अब हमारे इस पैसों का क्या होगा? मैंने बोला घबराओ नहीं, अभी समय आप लोगों के पास, आप पूरे देश से पैसा इकट्ठा करके मेंबरशिप का दिल्ली लाओ, फिर हम बीएसपी के खाते में जमा कर देंगे। तो हमारी पार्टी ने उस पैसे को बीएसपी के खाते में जमा कर दिया, और बीजेपी एंड कंपनी को मालूम ही नहीं था, नरेंद्र मोदी को मालूम ही नहीं था कि दिल्ली के नेशनल बैंक में गरीब और मजलूमों का पैसा जमा हो गया है। जब पैसा जमा हो गया, 100 करोड़ के करीब पूरे देश से इकट्ठा हुआ, जब पैसा जमा हो गया तो तब इनकी आंखें खुली। फिर मीडिया में कहने लगे ये पैसा कहां से आ गया? अरे नंबर 2 का पैसा होता तो फिर ये बीएसपी के अकाउंट में जमा क्यों होता? ये मेरे लोगों की खून पसीने की कमाई का पैसा है, इसलिए ये सही जगह पर जमा हुआ है, बीएसपी के खाते में जमा हुआ है।
और जिस पैसे से बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव लड़ी है, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है। बीएसपी की नेता एक दलित की बेटी एक हेलीकॉप्टर में घूमे, हवाई जहाज से घूमे, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनकी तो मंशा यही थी कि नोटबंदी इलेक्शन से पहले कर दो ताकि बीएसपी कंगाल हो जाए और ये हेलीकॉप्टर तक का भी प्रबंध ना कर सके, हवाई जहाज का भी प्रबंध ना कर सके। लेकिन आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की मेहनत कमाई का पैसा मेरे साथ था, मुझे कोई दिक्कत नहीं गई, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अपना नेता माना, अपना भगवान माना, अपनी देवी माना, अपनी संपत्ति मानी। और आपको मालूम है, देवी और लक्ष्मी में कोई फर्क नहीं होता, लक्ष्मी कोई संपत्ति कहते हैं। आप लोग मुझे अपनी देवी मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, भगवान मानते हैं आप लोग, खास तौर से दबे कुचले लोग। लेकिन आप लोगों का जो पैसा था खून पसीने का, तो मैंने उसको बैंक में जमा कराया और उस पैसे के बदौलत से आज मैं चुनाव लड़ रही हूँ। बीजेपी ने तो पूरी तैयारी कर ली थी कि बीएसपी चुनाव में कंगाल हो जाए, एक पैसा ना खर्च कर पाए, लेकिन ऐसा वो उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। इसलिए आज उरई में बड़े दुखी होकर कह रहे थे कि बीएसपी के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए जमा है। अरे बीजेपी एंड कंपनी के लोग पहले अपने गिरेबान में तो झांक कर देखो, खुद तो बताओ कि आपने नोटबंदी का फैसला लेने से पहले 10 महीने के अंदर अंदर कितना आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ, पहले आप तो बता दो, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले। लेकिन इस पर जवाब देने के लिए मिस्टर नेगेटिव दलित मैन तैयार नहीं। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी कि मिस्टर नेगेटिव दलित मैन तैयार नहीं है।